लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दारोगा की सूरत देखते ही मेरी और अन्ना की जान सूख गई और हम दोनों को विश्वास हो गया कि पंडित जी ने हमारे साथ दगा की। उस समय सिवा जान देने के और मैं क्या कर सकती थी। इधर उधर देखने पर जान देने का कोई जरिया दिखाई न पड़ा। अगर उस समय मेरे पास कोई हरबा होता तो मैं जरूर अपने को मार डालती। दारोगा ने भी मुझे दूर से देखा और कदम बढ़ाता हुआ हम दोनों के पास पहुंचा। मारे क्रोध के उसकी आंखें लाल हो रही थीं और होंठ कांप रहे थे। उसने अन्ना की तरफ देखकर कहा, क्यों री कमबख्त लौंडी, अब तू मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगी? ये सारा फसाद तेरा ही उठाया हुआ है। ना तू दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में जाती, ना गदाधर सिंह को इस बात की खबर होती। तूने ही इंदिरा को ले भागने की नीयत से मेरी जान आफत में डाली थी। अतः मैं तेरी जान लिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तुझ पर मुझे बड़ा ही क्रोध है। इतना कहे दारोगा ने म्यान से तलवार निकाल ली और एक ही हाथ में बेचारी अन्ना का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी लाश तड़पने लगी और मैं चिल्लाकर उठ खड़ी हुई। इतना हाल कहते कहते इंदिरा की आंखों में आंसू भर आए। इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह और राजा गोपाल सिंह को भी उसकी अवस्था पर बड़ा दुख हुआ और बेईमान नमक हराम दारोगा को क्रोध से याद करने लगे। तीनों भाइयों ने इंदिरा को दिलासा दिया और चुप करा के अपना किस्सा पूरा करने के लिए कहा। इंदिरा ने आंसू पोंछकर फिर कहना शुरू किया। उस समय मैं समझती थी कि दारोगा मेरी अन्ना को तो मार ही चुका है, अब उसी तलवार से मेरा भी सिर काट के बखेड़ा तय करेगा। मगर ऐसा ना हुआ। उसने रूमाल से तलवार पोंछकर म्यान में रख ली और अपने नौकर के हाथ से चाबुक ले मेरे सामने आकर बोला, अब बुला गदाधर सिंह को, आकर तेरी जान बचाए। इतना कह उसने मुझे उसी चाबुक से मारना शुरू किया। मैं मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन उसे कुछ भी दया नहीं आती थी। वो बार बार यही कहकर चाबुक मारता था कि अब बता, मेरे कहे मुताबिक चिट्ठी लिख देगी या नहीं। पर मैं भी इस बात का दिल में निश्चय कर चुकी थी कि चाहे कैसी ही दुर्दशा से मेरी जान क्यों न ली जाए, मगर उसके कहे मुताबिक चिट्ठी कदापि न लिखूंगी। चाबुक की मार खाकर मैं जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय दाईं तरफ से एक औरत दौड़ती हुई आई, जिसने डपट कर दारोगा से कहा, क्यों चाबुक मारकर इस बेचारी की जान ले रहे हो? ऐसा करने से तुम्हारा मतलब कुछ भी ना निकलेगा। तुम जो कुछ चाहते हो मुझे कहो, मैं बात की बात में तुम्हारा काम करा देती हूं। उस औरत की उम्र का पता बताना कठिन था। ना तो वो कमसिन थी और ना बूढ़ी ही थी। शायद 30-35 वर्ष की अवस्था हो या इससे कुछ कम या ज्यादा हो। उसका रंग काला और बदन गठीला तथा मजबूत था। घुटने से कुछ नीचे तक का पायजामा और उसके ऊपर दक्षिणी ढंग की साड़ी पहने हुए थी, जिसकी लांग पीछे की तरफ खुसी हुई थी। कमर में एक मोटा कपड़ा लपेटे हुए थी, जिसमें शायद कोई गठरी या और कोई चीज बंधी हुई हो। उस औरत की बात सुनकर दारोगा ने चाबुक मारना बंद किया और उसकी तरफ देखकर कहा, तू कौन है? औरत, चाहे मैं कोई हूं, इससे कुछ मतलब नहीं। तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। चाबुक मारते समय जो कुछ तुम कहते हो उससे मालूम होता है कि इस लड़की से तुम कुछ लिखाना चाहते हो। इससे जो कुछ लिखवाना चाहते हो मुझे बताओ, मैं लिखवा दूंगी। इस समय मारने पीटने से कोई काम न चलेगा, क्योंकि इसके एक पक्षपाती ने, जिसने अभी तुम्हारे आने की खबर दी थी, इसे समझा बुझा के बहुत पक्का कर दिया है और खुद हाथ का इशारा करके उस कुएं में जा छिपा है। वो जरूर तुम पर वार करेगा। मेरे साथ चलो, मैं दिखा दूं। पहले उसे दुरुस्त करो, उसके बाद जो कुछ इस लड़की से कहोगे ये झक मार के कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दारोगा, क्या तूने खुद उस आदमी को देखा था? औरत, हाँ हाँ, कहती तो हूं कि मेरे साथ उस कुएं पर चलो, मैं उस आदमी को दिखा देती हूं। 10-12 कदम पर कुआं है, कुछ दूर तो है नहीं। दारोगा, अच्छा चलकर मुझे बताओ अपने दोनों आदमियों से। तुम दोनों इस लड़की के पास खड़े रहो। वो औरत कुएं की तरफ बढ़ी और दारोगा उसके पीछे पीछे चला। वास्तव में वो कुआं बहुत दूर न था। जब दारोगा को लिए हुए वो औरत कुएं पर पहुंची तो अंदर झांक कर बोली, देखो वो छिपकर बैठा है। दारोगा ने ज्यों ही झांक कर कुएं के अंदर देखा, उस औरत ने पीछे से धक्का दिया और वो कमबख्त धड़ाम से कुएं के अंदर जा रहा। ये कैफियत उसके दोनों साथी दूर से देख रहे थे और मैं भी देख रही थी। जब दारोगा के दोनों साथियों ने देखा कि उस औरत ने जानबूझकर हमारे मालिक को कुएं में धकेल दिया है, तो दोनों आदमी तलवार खींचकर उस औरत की तरफ दौड़े।
जब पास पहुंचे तो वो औरत जोर से हंसी और एक तरफ को भाग चली। उन दोनों ने उसका पीछा किया, मगर वो औरत दौड़ने में इतनी तेज थी कि वे दोनों उसे पा न सके। उसी बगीचे के अंदर वो औरत चक्कर देने लगी और उन दोनों के हाथ न आई। वो समय उन दोनों के लिए बड़ा ही कठिन था। वे दोनों इस बात को जरूर सोचते होंगे कि अगर अपने मालिक को बचाने की नीयत से कुएं पर जाते हैं तो वो औरत भाग जाएगी, या ताज्जुब नहीं कि उन्हें भी उसी कुएं में ढकेल दे। आखिर जब औरत ने उन दोनों को खूब दौड़ाया तो उन दोनों ने आपस में कुछ बात तय की और एक आदमी तो उस कुएं की तरफ चला तथा दूसरे ने उस औरत का पीछा किया। जब उस औरत ने देखा कि अब दो में से एक ही रह गया तो अब वो खड़ी हो गई और जमीन पर से ईंट का टुकड़ा उठाकर उस आदमी की तरफ जोर से फेंका। उस आदमी का निशाना बहुत ही सच्चा था, जिससे वो आदमी बच न सका और ईंट का टुकड़ा इस जोर से उसके सिर में लगा कि उसका सिर फट गया और वो दोनों हाथों से सिर को पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। उस औरत ने पुनः दूसरी ईंट मारी, तीसरी मारी और चौथी ईंट कहकर तो वो जमीन पर लेट गया। उसी समय उसने खंजर निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और दौड़ती हुई उसके पास जाकर खंजर से उसका सिर काट डाला। मैं ये तमाशा दूर से देख रही थी। जब वो आदमी को समाप्त कर चुकी तो उस दूसरे के पास आई जो कुएं पर खड़ा अपने मालिक को निकालने की फिक्र कर रहा था। एक ईंट का टुकड़ा उसकी तरफ जोर से फेंका जो गर्दन में लगा। वो आदमी हाथ में नंगी तलवार लिए उस औरत पर झपटा, मगर उसे पा न सका। उस औरत ने फिर उस आदमी को दौड़ाना शुरू किया और बीच बीच में ईंट और पत्थरों से उसकी भी खबर लेती जाती थी। वो आदमी भी ईंट और पत्थर के टुकड़े उस औरत पर फेंकता था, मगर वो औरत इतनी तेज और फुर्तीली थी कि उसके सब वार बराबर बचाती चली गई, मगर उसका एक वार भी खाली न जाता था। आखिर उस आदमी ने भी इतनी मार खाई कि खड़ा होना मुश्किल हो गया और वो हताश होकर जमीन पर बैठ गया। बस जमीन पर बैठने की देर थी कि उस औरत ने धड़ाधड़ पत्थर मारना शुरू किया, यहां तक कि वो अधमरा होकर जमीन पर लेट गया। उस औरत ने उसके पास पहुंचकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, बेटी, तूने देखा कि मैंने तेरे दुश्मनों की कैसी खबर ली? मैं तो उस कमबख्त यानी दारोगा को भी पत्थर मार मार कर मार डालती, मगर डरती हूं कि विलंब हो जाने से उसके और भी संगी साथी ना आ पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। अस्तु उसे जाने दे और मेरे साथ चल। मैं तुझे पूरी हिफाजत से तेरे घर या जहां कहेगी वहां पहुंचा दूंगी। यद्यपि चाबुक की मार खाने से मेरी बुरी हालत हो गई थी, मगर अपने दुश्मनों की ऐसी दशा देख मैं खुश हो गई और उस औरत को साक्षात माता समझकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर गले लगा लिया और मेरा हाथ पकड़े हुए बाग के पिछली तरफ ले चली। बाग के पीछे की तरफ बाहर निकल जाने के लिए एक खिड़की थी और उसके पास सरपत का एक साधारण जंगल था। वो औरत मुझको लिए उसी सरपत के जंगल में घुस गई। उस जंगल में उस औरत का घोड़ा बंधा हुआ था। उसने घोड़ा खोला, चारजामा ठीक करके उस पर मुझे बैठाया और पीछे आप भी सवार हो गई। घोड़ा तेजी के साथ रवाना हुआ और तब मैं समझी कि मेरी जान बच गई। वो औरत पहर भर तक बराबर घोड़ा फेंके चली गई और जब एक घने जंगल में पहुंची तो घोड़े की चाल धीमी कर देर तक धीरे धीरे चलकर एक कुटी के पास पहुंची, जिसके दरवाजे पर दो तीन आदमी बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उस औरत को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए और अदब के साथ सलाम करके घोड़े के पास चले आए। औरत ने घोड़े के नीचे उतरकर मुझे उतार लिया। उन आदमियों में से एक ने घोड़े की लगाम थाम ली और उसे टहलाने को ले गया। दूसरे आदमी ने कुछ इशारा पाकर कुटी से एक कंबल ला जमीन पर बिछा दिया और एक आदमी हाथ में घड़ा, लोटा और रस्सी लेकर जल भरने के लिए चला गया। औरत ने मुझे कंबल पर बैठने का इशारा किया और आप भी कमर हल्की करने के बाद उसी कंबल पर बैठ गई। तब उसने मुझसे कहा कि अब तू अपना सच्चा सच्चा हाल बता कि तू कौन है और इस मुसीबत में क्यों कर फंसी, तथा बुढ़ा शैतान कौन था, जब तक मेरा आदमी पानी लाता है और खाने पीने का बंदोबस्त करता है। उस औरत ने दया करके मेरी जान बचाई थी और जहां मैं चाहती थी वहां पहुंचा देने के लिए तैयार थी और मेरे दिल ने भी उसे माता के समान मान लिया था। इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं छिपाई और अपना सच्चा सच्चा हाल शुरू से आखिर तक कह सुनाया। उसे मेरी अवस्था पर बहुत तरस आया और वो बहुत देर तक तसल्ली और दिलासा देती रही। जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम चंपा बताया। इतना हाल कह इंदिरा क्षण भर के लिए रुक गई और कुंवर आनंद सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या नाम बताया? चंपा? इंदिरा, जी हां। आनंद सिंह गौर से इंदिरा की सूरत देखकर,
उफ, अब मैंने तुझे पहचाना। इंदिरा, जरूर पहचाना होगा, क्योंकि एक दफे आप मुझे उस खोह में देख चुके हैं जहां चंपा ने छत से लटकते हुए आदमी की देह काटी थी। आपने उसमें बाधा डाली थी और योगिनी का वेश धरे हाथ में अंगीठी लिए चपला ने आकर आपको और देवी सिंह को बेहोश कर दिया था। इंद्रजीत सिंह, ताज्जुब से आनंद सिंह की तरफ देखकर, तुमने वो हाल मुझसे कहा था जब तुम मेरी खोज में निकले थे और मुसलमानिन औरत की कैद से तुम्हें देवी सिंह ने छुड़ाया था। उस समय का हाल है। आनंद सिंह, जी हां, ये वही लड़की है। इंद्रजीत सिंह, मगर मैंने तो सुना था कि उसका नाम सरला है। इंदिरा, जी हां, उस समय चंपा ही ने मेरा नाम सरला रख दिया था। इंद्रजीत सिंह, वाह वाह, वर्षों बाद इस बात का पता लगा। गोपाल सिंह, जरा उस किस्से को मैं भी सुनना चाहता हूं। आनंद सिंह ने उस समय का कुल हाल राजा गोपाल सिंह को कह सुनाया और इसके बाद इंदिरा को फिर अपना हाल कहने के लिए कहा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।